हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को, और क्लास नंबर 8। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को एंड कर रहे होंगे। कल से अपना नया चैप्टर, हालांकि वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, दैट इज डिस्काउंट। तो बहुत छोटा सा पार्ट है, 3 क्लास मोस्टली, या 4 क्लास में हम उसको एंड कर देंगे और फिर अपने नए चैप्टर की तरफ चलेंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे अपनी लास्ट क्लास, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की है। थोड़े से अच्छे सवाल भी हम इसमें करेंगे आज, और जो कि आपके जो एग्ज़ाम हैं उसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। तो मैं आपका जो सिलेबस करा रहा हूँ, आपके जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस मैंने किया है पिछले 3 से 4 वर्ष का, उससे 1 या 2 स्टेप ऊपर आपको मैं लेकर चल रहा हूं। ठीक है, आपको भी तैयार रहना है ना उसके लिए। तो मतलब कोई भी सवाल अगर मैं आपको अच्छा दूं तो ये नहीं सोचना है कि सर ये तो हार्ड है, सीजीएल लेवल है, जीडी में नहीं आएगा। बच्चे, क्या चीज और कहां पर आ जाए ये कोई नहीं कह सकता, है ना। इसीलिए हमें अपने लेवल से 1 या 2 लेवल ऊपर लेकर चीजों को चलना है, और नो डाउट हम चल भी रहे हैं। सवाल है, वस्तु ए और बी की कीमतें 7:4 के अनुपात में हैं। शायद ये कल का होमवर्क था आपका। यदि ए में 40% की कमी की जाती है और बी में x% की वृद्धि की जाती है, तो ए और बी की नई कीमतें 14:17 के अनुपात में होंगी। तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी। चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले एक बात बताओ, ए और बी की कीमतें किस रेशियो में है। आपने कहा सर 7:4 के रेशियो में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ने कहा है कि ए में तो 40% की कमी की गई है, ए में 40% की कमी की गई है, और बी में x% की वृद्धि की गई है, और उसके बाद जो नया अनुपात बना वो 14:17 है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं किसी भी वस्तु में 40% की कमी कर रहा हूं, सुनना मेरी बात, अगर मैं किसी भी वस्तु में 40% की कमी कर रहा हूं, तो वो कितने परसेंट हो जाएगी। 100% में से माइनस करना है या 100% में प्लस करना है। आप कहेंगे कि सर अगर किसी वस्तु में 40% की कमी हो रही है ना, तो हमें 100% में से माइनस करना होगा। तो भैया अगर मैं कहूं कि उसने बोला है ना ए में 40% की कमी करो, तो ए कितना हो जाएगा भाई, 7 तो पहले ही था। अब कितना बचेगा 40% की कमी के बाद, सर 60% बचेगा। कितना बचेगा, 60%। और जो बी है दैट इज 4। अगर मैंने बी में x% की वृद्धि की, बच्चे किसी भी वस्तु में अगर मैं x% की वृद्धि करता हूं, तो उसे मैं 100 में जोड़ूंगा या माइनस करूंगा, ऐड करूंगा या माइनस। भाई अगर उसने बोला है कि x% की वृद्धि करो, तो हमें 100 में ऐड करना होगा। वृद्धि का तो यही मतलब है ना। तो भैया इसको कितने से करना होगा, 100 प्लस x%, है ना। x की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने 100 प्लस x% बोल दिया इसको, 100 प्लस x। और अब जो नया अनुपात बना है वो आपका बना है कितना, 14 और 17 का। तो बराबर किसके हो जाएगा, 14/17 के। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। बस सवाल एक ही लाइन का था, एक ही लाइन का सवाल था, चीजें बस समझने वाली थी थोड़ी सी। देखो, परसेंट से परसेंट उड़ गया, है ना। 7 से जाएगा 7 दूनी 14, 2 से जाएगा 2 तिया 6, 30 बार, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 17 तिया कितना होता है बच्चे, 51, और 1 0 ये लग जाएगी। और उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 की 100 में करोगे 400 प्लस, और 4 की गुणा x में करोगे तो 4x, है ना। भाई 4 के अंदर दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये 400 इधर आकर 510 में से माइनस हो जाएगा, तो 4x बराबर 510 माइनस 400, वो आ जाएगा 110। और यहां से x कितना आ गया, 110/4। यही मेरा आंसर है।
4 दूनी 8, 3, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, 27.5। और यही हमसे पूछा था कि x की वैल्यू क्या होगी। ओके, जो लोग लेट जुड़े हैं वो इसे बाद में देख लेना बच्चे, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको कराया है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। और नेक्स्ट टाइप में किस तरीके से चीजें करनी है उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा ना रिवीजन कराता हूं, थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं। क्या है जरा देखना। रिवीजन यानी कि जो चीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं उसी को मैं दोबारा आपको रिवाइव कराता हूं। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं किसी भी चीज को 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा हूं तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। अगर मैं किसी भी चीज को 15% के लॉस पर बेच रहा हूं तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखो, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जिस दिन से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किया है, मैं एक ही बात पे बड़ा फोकस कर रहा हूं कि अगर प्रॉफिट परसेंट है तो 100 में जुड़ेगा, और अगर लॉस परसेंट है तो 100 में से घटेगा। फर्स्ट क्लास से ही इस बात का जिक्र। तो ये बात कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप भी अब समझ चुके हो। तो अगर मैंने कहा कि किसी चीज पर 10% का प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब है 100 से ऊपर और लॉस का मतलब है 100 से नीचे। दिमाग में सेट कर लो ये बात। तो 10% का प्रॉफिट यानी कि उसको बेचा जाएगा 110% में, और 15% का लॉस यानी कि कम, यानी कि उसको बेचा जाएगा 85% में। दैट्स ऑल। और कुछ भी आपने नहीं दिमाग में रखना है। ओके, इसी के ऊपर ये अगला आपका सवाल है। जरा देखेंगे बच्चे सवाल को एक बार क्या है। हालांकि अगर इस सवाल को अगर आप बुक में देखोगे ना, ये हालत खराब कर देगा सवाल 101%। लेकिन अब जो तरीका मैं आपको कराने वाला हूं ना, यही जो मैंने अभी आपको बताया है, रिवाइज कराया है, मैं कर रहा हूं इस सवाल की कमर टूट जाएगी उससे। बस आप सवाल को पढ़ो, करूंगा मैं, अगला सवाल आप खुद करना। 2-3 क्वेश्चन है ऐसे मेरे पास, तो अगला आप खुद करना, इसे हम करेंगे मिलकर। सवाल है, एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 में खरीदा। देखो, ए और बी को कुल, कुल का मतलब क्या है, ए और बी दोनों को मिलाकर कितने रुपए में खरीदा है बच्चे, 2312 में। अब कह रहा है ए को तो उसने 16% की हानि पर, और अब बी को उसने 20% के लाभ पर बेच दिया। और यहां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब शुरू होगा। उसने बोला कि ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था, तो ए और बी के क्रय मूल्य में अंतर बताओ। यहां उसने एक बात बोली कि ए और बी को टोटल 2312 में खरीदा। अब ए को कितने में खरीदा, बी को कितने में खरीदा हमें नहीं पता, लेकिन दोनों को मिलाकर टोटल 2312 में खरीदा है ना। और कह रहा है ए को 16% की हानि पर बेच दिया और बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, और ऐसा करने पर उसे विक्रय मूल्य बराबर मिलता है। अब यहां मैं बात करके चलूंगा कि ए जो है उसका क्रय मूल्य ए होगा और बी जो है उसका क्रय मूल्य बी होगा। ये कॉस्ट प्राइस की मैं बात कर रहा हूं कि ए का कॉस्ट प्राइस ए और बी का कॉस्ट प्राइस बी मान लिया। अब आप मुझे बताओ, अगर ए को वो 16% की हानि पर बेचता है बच्चे, ए को अगर वो 16% के लॉस पर बेचता है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई। ए का सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर ए को 16% की हानि, अरे हानि का मतलब क्या होता है, 100% से कम, है ना। तो अगर 16% की हानि है तो मेरे भाई 84, 100 में से 16 घटा दो सर, 84% में बेचेगा, और 84% किसका, ए का। ऐसे ही बी को उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा, तो भैया यहां उसे हुआ है 20% का प्रॉफिट। तो अगर किसी भी चीज को
प्रॉफिट में बेच रहा है ना, तो 100% से ऊपर, यानी कि 120%। और किसका? बी का। ये दोनों उसके विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हो गए। और सवाल ने तो साफ बोला है कि भाई साहब उनका विक्रय मूल्य बराबर है, तो इनको बराबर करके ए और बी का अनुपात बना लो। जो ए और बी का रेशियो आएगा भाई साहब वही उनके क्रय मूल्य का रेशियो हो गया। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। मैंने क्या बोला कि क्रय मूल्य ए का मान लो ए और बी का मान लो बी। अगर ए को 16% की हानि पर बेच रहा है तो 84% में बेचेगा, और अगर बी को 20% के लाभ पर बेच रहा है तो 120% में बेचेगा। और ये दोनों उसके विक्रय मूल्य हैं। सवाल ने बोला कि विक्रय मूल्य बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिया, और यहां से अब मैं अनुपात निकालूंगा ए और बी का। तो बच्चे यहां आप देख पा रहे हो परसेंट से परसेंट गया, 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से जाएगा 4 तिया 12, फिर 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, और 3 से जाएगा 3 धाम 30। तो यहां से ए और बी का रेशियो कितना आ गया भाई? ए के सामने क्या है 10 और बी के सामने क्या है 7। ये आ गया उनके क्रय मूल्य का रेशियो, क्योंकि ए और बी को तो मैं क्रय मूल्य ही मानकर चला था। ओके, अब आप कहेंगे सर 10 और 7 दोनों को मिलाकर मिला 17, और 17 का मान कितना है टोटल? ऊपर दिया हुआ है 2312। तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 2312 बटे 17। भाई 17 एकम 17, 6, 17 तिया 51, 1, 17 तिया 51, 10, 17 छिक्के 102। तो एक यूनिट की वैल्यू 136। आपसे कह रहा है क्रय मूल्य में अंतर, तो यहां से डिफरेंस कितना है इन दोनों का? डिफरेंस है सर 3 यूनिट का, भाई 10 और 7 का। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 गुणा 136, 3 छिंग 18, 3 तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4। आपका जवाब क्या होगा? 408। वेरी गुड, सभी का आंसर जो भी आ रहा है 408 बिल्कुल सुंदर सा सवाल आंसर है। चलो सेम क्वेश्चन है, फिर से सेम सवाल, और करते हैं बच्चे इसे। इसे देखो, सेम एग्जैक्ट सेम है। देखो सवाल कह रहा है एक व्यक्ति 408 में 2 घड़ियां खरीदता है, टोटल 480 में टोटल 2 वॉचेस वो लेता है। अब कह रहा है एक घड़ी को वह 15% की हानि पर और दूसरी घड़ी को 19% के लाभ पर बेचता है, और उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है, उसको पता चलता है कि उसने दोनों घड़ी एक समान मूल्य पर बेची है। अगेन यहां पर वही बात आ गई कि उसने 2 घड़ी दोनों के लिए 480 रुपए टोटल दिए, घर लेकर आ गया। एक घड़ी को 15% के लॉस पर बेचा, दूसरी घड़ी को 19% के लाभ पर बेचा, और जो दोनों का विक्रय मूल्य है वो बराबर है, ऐसा उसने बोला कि उसने दोनों घड़ियों को एक समान मूल्य पर बेचा। तो दोनों घड़ी के क्रय मूल्य बता दो क्या क्या होंगे। वेरी गुड, एक बच्चे ने तो बता भी दिया मुझे जो मैं पूछने वाला हूं कि भाई मैं मान लेता हूं एक घड़ी ए है और दूसरी घड़ी बी है, ये उनके क्रय मूल्य है। अब पहली घड़ी को उसने 15% के लॉस पर बेचा है। बच्चे कोई भी चीज अगर हानि पर बेची जाएगी तो 100 से कम कर दो। 15% का लॉस है तो 100 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचता है? 85। 85% किसका? ए का। दूसरी घड़ी को उसने 19% के प्रॉफिट पर बेचा है। क्या भाई? 19% का प्रॉफिट। तो किसी भी चीज पर अगर लाभ होता है तो 100 में जोड़ देते हैं तो 119%, और किसका? बी का। ये आपके सेलिंग प्राइस आ गए, विक्रय मूल्य आ गए। अब उसने तो बोला है दोनों घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर है, तो बराबर कर दो, बीच में बराबर का साइन, और यहां से ए और बी का रेशियो बना दो। सिंपल। देखो परसेंट से परसेंट गया,
17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119, है ना। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया भाई? ए के सामने क्या होगा? 7 और बी के सामने क्या होगा? 5। ये जो रेशियो बना है ये इनके क्रय मूल्य का बना है, क्योंकि ए और बी को मैं क्रय मूल्य मानकर चला था। अब यहां उसने बोला है कि दोनों को मिलाकर, तो उसने 480 में खरीदा, तो दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 7 और 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 480। एक यूनिट का मान कितना आएगा? 480 बटे 12, तो 12 चौके 48 यानी कि 40। आपसे कह रहा है दोनों घड़ी का कॉस्ट प्राइस, तो 7 यूनिट का मान, 7 यूनिट का मान आएगा 40 गुणा 7, 4 सत्ते 28, 280। और 5 यूनिट का मान 5 गुणा 40 यानी कि 200। अलग अलग आपको क्रय मूल्य मिल गए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। एक और सवाल दूं, अब तो आप खुद से कर सकते हो ना? यस। इस सवाल के पास चलते हैं। करिए सवाल को। भाई सवाल है, टोनी 6,50,000 की कुल राशि में 2 कार ए और बी खरीदता है, टोटल 6,50,000 में। कह रहे वह कार ए को 20% के लाभ पर बेचता है और कार बी को 25% की हानि पर बेचता है, और उसे दोनों कार के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। इस लाइन पे फोकस करना है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है ना वो समान है। दोनों का सेलिंग प्राइस जो है बच्चे वो इक्वल है। ओके, तो कार ए और बी का कॉस्ट प्राइस बता दो क्या होगा। चलो भाई यहां मान के चलते हैं जो उसने 2 कार खरीदी है ना ए और बी, उनका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हम ए और बी ही मान लेते हैं। अब जो पहली कार है ए, उसने उसे 20% के प्रॉफिट पर बेचा। तो कोई भी चीज बच्चे अगर 20% के प्रॉफिट पर बेची जाती है तो वो बेची कितने में जाएगी सर? 100% से ऊपर, यानी कि 120% में, और 120% ए का। दूसरी जो कार है उसने 25% के लॉस पर बेचा है। कोई भी चीज अगर 25% के लॉस पर बेची गई है तो बच्चे लॉस का मतलब होता है 100% से नीचे, यानी कि 75। 100 में से 25 घटा दो, 75% किसका? बी का। और उसने बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिया। यहां से ए और बी का आप अनुपात बना लो, और ये इस तरह के सवाल आप कभी लाइफ में गलत कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो यहां से अगर मैं परसेंट से परसेंट काट दूं, 15 5 75 और 15 अट्ठे 120। भाई यहां से ए और बी का रेशियो कितना आएगा? ए के सामने क्या है? 5 और बी के सामने क्या है? 8। ये जो रेशियो बना है ये इनके कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य का बना है। सवाल ने बोला कि दोनों को मिलाकर उसने 6,50,000 में खरीदा है, दोनों को मिलाकर। तो अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो 8 और 5 13, 13 यूनिट का मान कितना है बच्चे? 6,50,000। तो एक यूनिट का मान कितना आएगा? 6,50,000 बटे 13, तो 13 पंजे 65, एक यूनिट का मान आ गया 50,000। तो आपसे पूछ रहा है कि उनका कार ए और बी का क्रय मूल्य कितना कितना है। तो 5 यूनिट का मान 5 गुणा 50,000, 5 पूरे 25, 2.5 लाख। कार बी का मूल्य कितना है? 8 गुणा 50,000, 8 पंजे 40 यानी कि 4 लाख। तो ये आ जाएगा 2.5 लाख और 4 लाख। कहां है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। सभी का आंसर आ गया। इस तरह के सवाल बड़े ही आराम से बच्चे आप कर सकते हो। ओके, अब मैं आपको कराता हूं थोड़े से मिसलेनियस टाइप के सवाल। ठीक है, ये विविध है। इससे आप क्या समझते हैं? विविध का मतलब क्या है बच्चे? विविध का मतलब है कि आपके जितने भी टाइप थे वो सारे हो जाते हैं खत्म।
सर अगर विक्रय मूल्य समान ना हो, रुको तो सही, इसमें है वो सवाल। यानी कि जितने भी टाइप थे वो सारे हो जाते हैं खत्म। अब एक विविध लास्ट में मैं रखता हूं जिसमें ना इक्का दुक्का जो अलग अलग तरह के सवाल होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। मतलब ये कोई टाइप नहीं होता है, इसमें कोई एक जैसे सवाल आपको नहीं मिलेंगे, इसमें मिलेगा मिक्स। इसमें क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा आपको मिक्स, है ना। और वो मिक्स किसी भी, एक सवाल ऐसा है, अगला सवाल कुछ और तरीके का होगा, है ना। तो 5-6 क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस के रखे हैं। इसमें पहला सवाल है आपका, अभी जो टाइप कराया है उसी से रिलेटेड, ये रहा आपके सामने। कुछ बच्चे कह रहे थे ना कि सर अगर विक्रय मूल्य समान ना हो तो क्या करें। तो अगर विक्रय मूल्य समान नहीं हुआ तो फिर हम इस तरह का सवाल देखेंगे, इस तरह का हमको देखने को मिलेगा। सर बेईमान दुकानदार आपने नहीं कराया, बच्चे कराऊंगा, नहीं कराया मुझे भी पता है। वो आएगा आपके जब डिस्काउंट पढ़ेंगे ना, डिस्काउंट के बाद कराता हूं मैं, जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है उसको, क्योंकि वहां थोड़ा सा कुछ सवालों में डिस्काउंट का भी जिक्र होता है। मैंने आपको अभी तक कोई भी ऐसा सवाल नहीं कराया जिसमें अंकित मूल्य और डिस्काउंट की बात हुई हो। देखो, कोई दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, पहली का विक्रय मूल्य दूसरी के क्रय मूल्य के बराबर है। अब यहां विक्रय मूल्य बराबर नहीं है ना, उसने कह दिया जो पहली का विक्रय मूल्य है ना वो दूसरी के कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो उसका कुल प्रतिशत लाभ बताना है आपको, क्या होगा। लगाओ बच्चा इसमें दिमाग, हम क्या कर सकते हैं बताओ, क्या इसमें हम कर सकते हैं जी? उसका कुल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? हम्म। पढ़ लिया आपने, करें इसे। चलो देखो, पहले मैं आपको इसे एक तरीके से कराता हूं, वो तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरे तरीके का वेट करना, ज्यादा अफरा तफरी मत मचाना। ओके ओके, ठीक है। देखो, उसने कहा कोई दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, ये मैं मान लेता हूं उसका क्रय मूल्य, ये मान लेता हूं उसका विक्रय मूल्य। ये पहली वस्तु मान लेते हैं, ये दूसरी वस्तु मान लेते हैं। ओके। सवाल ने कहा कि पहली वस्तु को तो उसने 20% के लाभ पर बेचा, बच्चे 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो पहली वस्तु को उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। अगर 20% के प्रॉफिट पर बेचा है तो 5 रुपए की चीज को 1 रुपए का लाभ, तो बेचा कितने में होगा? 6 रुपए में। बात तो क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है सर। दूसरी वस्तु को उसने 10% की हानि पर बेचा, तो 10 रुपए की चीज को उसने 1 रुपए का लॉस यानी कि 9 रुपए में बेचा होगा। यह भी बात क्लियर है सर। अब यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि उसे प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है, अगर वो 5 रुपए की चीज को 6 में बेच रहा है तो 1 रुपए का लाभ होगा, और 10 रुपए की चीज को 9 में बेच रहा है तो 1 रुपए का उसे नुकसान हो जाएगा। हानि को मैंने -1 लिखा और लाभ को मैंने +1 लिखा। अब उसने पहली लाइन में ना बड़ी सिंपल सी बात बोली है कि पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली का जो विक्रय मूल्य है बच्चे, पहली का विक्रय मूल्य कितना है? 6,
और दूसरी का क्रय मूल्य कितना है 10। कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं आपस में। उसने बोला है कि पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो दूसरी के कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब मुझे 10 और 6 को अगर बराबर करना है तो बच्चे वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 10 के भी पहाड़े में आती हो और 6 के भी पहाड़े में आती हो। आप मुझे बच्चा वो संख्या बताओ जो 10 के भी टेबल में आती हो और 6 के भी टेबल में आती हो। तो आप कहेंगे सर 10 तिया 30 और 6 पंजे 30। सर वो तो 30 है। तो अगर मैं इस 10 को 30 बनाऊंगा तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। और अगर मैंने इस इधर 3 से गुणा किया तो यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी करना पड़ेगा। और अगर मैं इस 6 को 30 बनाता हूं तो मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा? 5 से। और अगर मैंने यहां 5 से किया तो मुझे यहां भी 5 से करना पड़ेगा और मुझे यहां भी 5 से करना पड़ेगा। अब आप देखो कि 6 पंजे 30 और 10 तिया 30, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इन्हें ही मुझको बराबर करना था कि पहली का विक्रय मूल्य दूसरे के क्रय मूल्य के बराबर है, मैंने कर दिया। अब उसने कहा ऐसा करने पर हमें ओवरऑल यानी कि कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बता दो कितना होगा। कुल प्रॉफिट देखो, पहली पर तो उसे 5 एकम 5 रुपए का लाभ हो गया, दूसरी पर 3 एकम 3 रुपए का नुकसान हो गया। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूं, ओवरऑल आप कहोगे 5 माइनस 3 यानी कि 2 रुपए का प्रॉफिट है ओवरऑल। तो कुल लाभ परसेंट कितना होगा? कुल लाभ परसेंट हो जाएगा 2 रुपए का लाभ। और नीचे क्रय मूल्य रखते हैं, टोटल क्रय मूल्य कितना है? 5 पूरे 25 और 10 तिया 30। दोनों को जोड़ेंगे 30 और 25 55 और गुणा 100। यही हमें करना है कि हमें ओवरऑल देखना था कि यहां 5 रुपए का लाभ हुआ, यहां 3 रुपए का नुकसान हुआ, तो 5 में से 3 गए तो 2 रुपए का लाभ। और कुल पूछा है तो दोनों का क्रय मूल्य नीचे रखेंगे, 30 और 25 55 और गुणा 100। 5 से जाएगा 11, 5 से जाएगा 20 बार और 20 दूनी 40/11% का लाभ। तो 11 तिया 33 और 7/11%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब दूसरे तरीके से भी कर लो, वो तरीका आपको शायद ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि आप उस तरीके को कई सारे जो टाइप्स हैं उसमें अप्लाई कर चुके हो। चलो देखते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे कहने पर यह सवाल दोबारा पढ़ना होगा। दोबारा बच्चे आप इस सवाल को पढ़ो, मिसलेनियस क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में, है ना। दोबारा पढ़ो, दोबारा मेरी तरफ मत देखो भाई साहब, रेड टी शर्ट आप ही से कह रहा हूं, कहां देख रहे हो यार तुम? सवाल को देख लो भाई, देख लो यार, आप हट ही नहीं रही है नजरें तुम्हारी। तो उसने कहा कोई दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, पहली का जो विक्रय मूल्य है दूसरी के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ क्या होगा। देखो भाई, 2 वस्तु है, मैंने कहा ये ए पहली है, ये बी दूसरी है। अब पहली वस्तु को उसने 20% के लाभ पर बेचा है। बच्चे अगर 20% के प्रॉफिट पर कोई वस्तु बेची जाती है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120% ऑफ ए। होगा कि नहीं? अभी पीछे के टाइप में पढ़ के आए हैं। मैंने कहा कि अगर पहली वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया, 120% में बेचा जाएगा। और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है? सर 100% होता है। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 100% ऑफ बी। भाई 100% क्या होता है? किसी भी वस्तु का 100% होता है उसका कॉस्ट प्राइस, है ना। अब उसने पहली लाइन में बोला कि पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है मैंने ये निकाल दिया 120% ऑफ ए, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य मैंने ये निकाल दिया 100% ऑफ बी, और ये बराबर हैं। इन दोनों को बराबर कर दो और यहां से ए और बी का अनुपात निकाल दो, बस ए और बी का रेशियो निकाल दो, है ना। तो यहां से आप कहेंगे कि सर ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, ये दूसरी का क्रय मूल्य, दोनों को बराबर कर दिया तो 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120।
तो यहां से ए और बी का रेशियो कितना आ गया मेरे भाई, ए के सामने 5 और बी के सामने 6। ये इनके क्रय मूल्य का रेशियो आ गया 5 और 6। अब सवाल थोड़ा सा यहां से शुरू होगा। हमसे उसने बोला कि पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचो और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचो। तो हमें क्या करना है, जो हमने रेशियो निकाला है ना, इसमें 2-2 जीरो अपनी तरफ से ऐड करनी है हमें। क्यों ऐड करनी है, क्योंकि मुझे 20% और 10% निकालना है। तो आप 1 जीरो 2 जीरो अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हो। अब उसने इसको 20% के लाभ पर बेचा है, तो जरा इसका 20% बताना कितना होगा। ये होगा 20/100 गुणा 500, यानी कि ये हो गया 20×5 100, यानी कि 100 रुपए का लाभ यहां हो गया। और यहां उसने 10% की हानि यानी कि लॉस पर बेचा है, तो इसका 10% बताना जरा 600 का, ये हो जाएगा 60, यानी कि यहां उसे 60 रुपए का नुकसान हो गया, 60 रुपए का नुकसान। और अगर मैं ओवरऑल आपसे कहूं तो ओवरऑल 100 माइनस 60 यानी कि 40 रुपए का प्रॉफिट है। और अगर मुझे परसेंटेज में बताना है तो 40 रुपए का लाभ बटे टोटल क्रय मूल्य कितना है 500 और 600 1100 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 40/11%, या फिर आप कह सकते हो 3 सही 7/11%। ये रहा ऑप्शन नंबर ए जो हमने अभी पीछे निकाला था। ये आपका दूसरा मेथड है सवाल को करने का। ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बच्चे जो अब हम कर रहे हैं, है ना। ये सवाल करिए जरा, जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा इसका जवाब। करो भाई जल्दी से। जो मिसलेनियस क्वेश्चन है ना, इनको आपने रिपीट मोड पर देखना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि ये लेवल अच्छा है इनका, है ना। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि ये लेवल अच्छा है। करे कि एक विक्रेता ने 640 किलोग्राम चावल खरीदे, 640 केजी। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर और उसने शेष भाग 5% की हानि पर बेचा, और पूरे लेन देन में उसे 15% का लाभ हुआ। तो 5% पर जो चावल बेचे हैं उसकी मात्रा कितनी है। ऐसा सवाल तो मैंने एलिगेशन से कराया था आपको, एक याद है ना, भूल गए कि भाई किसी भी वस्तु का एक हिस्सा कुछ परसेंट के लाभ या हानि पर बेचा गया, दूसरा हिस्सा कुछ परसेंट के लाभ या हानि पर बेचा गया, और ओवरऑल यानी कि पूरे लेन देन में उसे कुल परसेंट लाभ या हानि आपको दिया होगा, तो आप हमेशा एलिगेशन लगाओगे और आपका आंसर आ भी गया 128। क्या बात है। देखो उसने बोला है कि टोटल उसने 640 केजी चावल खरीदे। अब एक हिस्सा चावल का 20% प्रॉफिट, दूसरा हिस्सा चावल का 5% का लॉस, और पूरे लेन देन में 15% का लाभ। ऐसा सवाल जहां भी आपको दिखे ना, तुरंत एलिगेशन लगाना है कि एक हिस्सा इतना परसेंट, दूसरा हिस्सा इतना, और टोटल कुल मिलाकर इतना परसेंट, है ना। तो आपने क्या करना है, लाभ को प्लस में रखना है 20% का प्रॉफिट, और दूसरा 5% का लॉस है तो माइनस, और पूरा लेन देन यहां पर आएगा। 15% का प्रॉफिट है ना तो प्लस में, और एलिगेशन मेथड लगा दो इस पे। ये मैंने एक क्वेश्चन कराया भी है आपको इस पर, है ना। इन दोनों का कंपैरिजन करो, बड़े में से छोटा घटाओ, तो बड़ा तो 20 है और उसमें से माइनस करेंगे 15 तो 5 आ गया। इन दोनों में बड़े में से छोटा, तो बड़ा तो 15 है और उसमें से माइनस करेंगे कितना, माइनस का 5 पहले से ही है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 15 + 5 यानी कि 20 हो जाएगा। तो रेशियो कितना बन गया, 5 एकम 5, 5 चौके 20। यानी कि बच्चे 4 और 1 का जो रेशियो है पता है किसका बना है, ये बना है जो चावल 20% के लाभ पर बेचा गया उसका वजन 4 यूनिट है, जो चावल 5% की हानि पर बेचा गया उसका वजन 1 यूनिट है। टोटल अगर मैं जोड़ दूं तो 4 और 1 5 यूनिट, और टोटल मुझे कितना दिया हुआ है 640 केजी। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 640/5।
तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठू 40, 128। कह रहा है 5% की हानि पर बेचा गया चावल। तो 5% की हानि पर तो ये रहा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 128 केजी। देखो सिंपल, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा सवाल हमेशा एलिगेशन से ही करना है ना। अगर कहता 20% के प्रॉफिट पर जो चावल बेचा गया है वो कितना है, तो 1 यूनिट 128, तो 4 यूनिट का मान आप आराम से निकाल सकते हो 512। चलो अगले सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं। ये सवाल देखना भाई जरा। करो जल्दी से सवाल। सवाल कर रहा है कि एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची गई। ओके, ये सवाल आजकल ट्रेंडिंग में है। अक्सर एसएससी इन सवालों को पूछ रहा है। अक्सर एसएससी बच्चे इन क्वेश्चंस को आजकल, अक्सर, मैंने कहा हमेशा नहीं, यानी कि किसी एक शिफ्ट में हो सकता है कि आपको इस तरह का सवाल देखने को मिले। बड़ा सिंपल है और उससे भी ज्यादा सिंपल तरीका मैं बताऊंगा आपको। सवाल कर रहा है एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के, देखो इस लाइन पर फोकस करना, इस मूल्य के, कौन से मूल्य के, जिस मूल्य पर वो बेची गई है, उस मूल्य के 70% पर बेचा गया तो उसे 10% का लॉस हुआ। तो मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे क्या लाभ होगा। अक्सर पता है ये सवाल ट्रेंडिंग में क्यों है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये सवाल काफी लोगों की समझ में ही नहीं आता कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, सवाल आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये बच्चों की समझ में आता ही नहीं है अगर वो इसको पढ़ के नहीं जाते हैं तो। अब नहीं आएगा आपको ऐसा फील के समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप मेरे कहने से फिर से पढ़ो। देखो भाई, सबसे पहले ये बताओ, प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसके ऊपर कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, लाभ हो या हानि हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होगा, हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होगा कि नहीं। यस, ओके। अब मैं आपसे कहूं कि यह है आपका क्रय मूल्य और यह है आपका विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी। सवाल ने बोला कि किसी निश्चित कीमत पर बेचा गया, यानी कि सीपी पर खरीदा गया और एसपी पर बेचा गया नॉर्मली। कह कि अब उसने इसमें थोड़ी सी खुराफाती करी। उसने कहा कि यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा गया, देखो ये लाइन अक्सर सर में दर्द करेगी, अब नहीं करेगी। उसने कहा यदि इसे इस मूल्य के 70%, किस मूल्य का, जिस मूल्य पर वो पहले बेचा जा रहा था। पहले तो इस पर एसपी पर बेचा जा रहा था, अब इस एसपी के 70% पर अगर बेचा जाए तो इसका नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 70% ऑफ एसपी। ये हो जाएगा नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य, न्यू एसपी हो जाएगा। उसने बोला ना कि यदि इसे इस मूल्य के 70%, किस मूल्य के 70%, जिस मूल्य पर वो पहले बेचा जा रहा था एसपी पर, उसका 70% पर बेचा गया तो नया विक्रय मूल्य कितना मिल गया, 70% ऑफ एसपी। और ऐसा करने पर उसे 10% की नुकसान झेलना पड़ता है। बच्चे 10% का नुकसान, इससे आप क्या समझते हो, 10% का नुकसान, भाई लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये तो क्रय मूल्य पर मिलेगा। और अगर 10% का नुकसान की उसने बात करी है ना, तो भाई साहब यहां क्रय मूल्य की बात कर रहा है वो। तो 10% का नुकसान पे अगर कोई चीज बेची जाएगी तो 100 से कम यानी कि 90% पे बेची जाएगी। और 90% किसका, क्रय मूल्य का। यह भी आपको नया विक्रय मूल्य मिल गया, नया विक्रय। भाई कोई भी चीज अगर 10% के नुकसान पर बेची गई है, मतलब वो 90% में बेची गई है। और 90% किसका, इस सीपी का ही।
और दोनों नया विक्रय मूल्य बराबर कर दो और सीपीएसपी का रेशियो बना लो, हो गया सवाल। भाई एक बार फिर से आप सवाल को पढ़ के मैं बताता हूं। सवाल करा एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची गई, यानी कि इतने पर खरीदी गई और इतने पर बेची गई। ओके, सवाल ने कहा कि अगर वह इसे इस मूल्य के 70% पर बेचता, पुराना जो विक्रय मूल्य है उसका 70% कितना हो गया, 70% ऑफ एसपी। कह रहा है कि ऐसा करने पर उसे 10% की हानि होती। अब हानि या फायदा तो हम क्रय मूल्य पर देखते हैं, तो 10% की हानि मतलब के 90% में बेचा जाएगा, 100 में से 10 घटा दो, और 90% किसका, इस क्रय मूल्य का। और दोनों नए विक्रय मूल्य मिल गए, बराबर कर दिया, परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गया, तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया मेरे भाई, इसके सामने 7 और इसके सामने 9। ये आपका सीपी एसपी का ओरिजिनल का रेशियो बन गया। अब सवाल ने बोला कि अगर वह मूल विक्रय मूल्य पर बेचे तो लाभ, मूल विक्रय मूल्य तो उसका यही है 9 यूनिट, तो यहां से लाभ कितना हो जाएगा उसका प्रॉफिट, सर 2 रुपए का। भाई 7 में खरीदा, 9 में बेच दिया, तो परसेंट में अगर बताना है तो 2 बटे और नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है और गुणा 100, यानी कि 200 बटे 7%, और यही आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपने दिमाग में रखना है, 200 बटे 7%। ऐसे सवाल बनते हैं। ऐसा ही कुछ कुछ दिखने वाला एक और सवाल जो एसएससी जीडी 2021 में बना है, जरा इसे देखते हैं भाई क्या है सवाल में। देखो, उसने कहा यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ जो है वो 4 गुना हो जाए, तो उस पर प्राप्त लाभ परसेंट कितना होगा। यदि किसी वस्तु का मैं विक्रय मूल्य को 3 गुना ट्रिपल कर दूं, जितने पर वो पहले बेचा जा रहा था उसका 3 गुना कर दें, तो जो उसका लाभ है ना, जो उस पर प्रॉफिट हो रहा है बच्चे, वो 4 गुना हो जाएगा। तो बताओ उसका लाभ परसेंट कितना होगा, बताओ बताओ बताओ। आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी वस्तु अगर 3 गुना होती है, कोई भी वस्तु बच्चे अगर 3 गुना होती है, 3 गुना होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वस्तु 1 से कितनी हो गई, 3। भाई 3 गुने का मतलब तो यही है, 1 से 3। कोई भी वस्तु अगर 3 गुना होती है तो मतलब 1 से 3। और मैं आपसे अगर ये पूछूं कि कितना परसेंट वो वस्तु बढ़ी है, कितने परसेंट उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, तो बच्चे आप देखेंगे सर 1 से 3 हुई है, तो सर यहां तो प्लस का 2 बढ़ा है, प्लस का 2 है ना। और परसेंट में अगर बताना है तो 2 बटे नीचे हमेशा क्या रखेंगे, जो ओरिजिनल है, और गुणा 100, यानी कि आप कहेंगे सर जो परसेंट इंक्रीज है ना, प्रतिशत वृद्धि है, दैट इज 200%। इसको अगर मैं एक यूनिवर्सल फॉर्म में लिखूं कि कोई भी वस्तु अगर n गुना होती है, कोई भी वस्तु अगर n गुना होती है, तो उसका प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि
परसेंटेज इंक्रीज जो होगा ना, प्रतिशत वृद्धि, हमेशा याद रखना वो होगा n-1 इंटू 100%। ये उसका प्रतिशत वृद्धि होगा। दिमाग में कैलकुलेशन करना है, ये सब बोर्ड पे नहीं लिखना है। अगर मैं कहूं कोई भी वस्तु n गुना हो गई, बताओ कितने परसेंट वो बढ़ी, तो आपने तुरंत n में से 1 घटाकर 100 से गुणा कर देना है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी वस्तु 5 गुना हुई, तो जल्दी से बताओ कितना परसेंट बढ़ी होगी वो। कोई भी वस्तु की वैल्यू अगर 5 गुना हो गई, तो भाई उसकी वैल्यू कितने परसेंट बढ़ी होगी। दिमाग में पेन नहीं उठाना है। सर अगर 5 गुना हुई है तो n-1 इंटू 100, यानी कि 5 में से 1 गया 4, और 4 की 100 में गुणा करेंगे, सर 400% बढ़ी होगी। कितनी? 400%। बच्चे कोई भी वस्तु अगर मैं आपसे कहूं कि ये 4 गुना बढ़ी है, 4 गुना उसमें वृद्धि हुई है, तो कितना परसेंट वो बढ़ी होगी? आप कहेंगे सर 4 गुना, 4 में से 1 घटा दो 3 और गुणा 100, यानी कि 300% वो बढ़ी होगी। कितना मेरे भाई? 300% वो बढ़ी होगी। ऐसे ही करेंगे। यस, अब आ जाते हैं अपने इस सवाल पे। ये भी आजकल बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, देखना इसको भी आप, और बहुत अच्छा तरीका आपको मैं बताऊंगा। उसने कहा जो विक्रय मूल्य है वो 3 गुना बढ़ गया। जो विक्रय मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है, वो कितना बढ़ गया? 3 गुना। तो कितना परसेंट बढ़ा होगा? कितना परसेंट बढ़ा होगा? आप कहेंगे सर 3 में से 1 गया 2, और 2 गुणा 100 यानी कि 200% की वृद्धि हुई होगी। किसमें? विक्रय मूल्य में 200% की वृद्धि, 200% की वृद्धि। अब यहां देखो कि लाभ जो है वो 4 गुना हो गया, जो उसका प्रॉफिट है वो कितना हो गया बच्चे? 4 गुना। तो कोई भी वस्तु अगर 4 गुना हुई है तो 4 में से 1 गया 3, और 3 गुणा 100 यानी कि 300% की वृद्धि। इतना तो क्लियर है आपको कि अगर विक्रय मूल्य 3 गुना हुआ तो 200% की वृद्धि, अगर लाभ 4 गुना हुआ तो 300% की वृद्धि। अब ये जो लाभ में वृद्धि हुई है बच्चे, सामने देखो सभी लोग, ये जो लाभ में इंक्रीमेंट हुआ है, जो लाभ में वृद्धि हुई है, ये किसकी वजह से हुई है? ये इस विक्रय मूल्य के 3 गुने होने की वजह से। अगर विक्रय मूल्य 3 गुना नहीं हुआ होता, सुनो, अगर आपका सेलिंग प्राइस 3 टाइम्स नहीं हुआ होता, क्या लाभ कभी भी 4 गुना होता? अगर सेलिंग प्राइस 3 टाइम्स नहीं होता, जो था पहले वही रहता, तो क्या आपका प्रॉफिट कभी भी 4 गुना होता? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं होता। तो अगर ऐसा है तो जो सेलिंग प्राइस में 200% की वृद्धि हुई है, सेलिंग प्राइस का जो 200% है वो लाभ के 300% के बराबर हो जाएगा। वो लाभ के 300% के बराबर हो जाएगा कि जो सेलिंग प्राइस में 200% की वृद्धि हुई है ना, वो लाभ के 300% की वृद्धि के बराबर है। भाई ये बढ़ा तभी तो लाभ की 300% की वृद्धि हुई, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब यहां से इन दोनों का रेशियो ले लो, ये तीनों आपस में कट गए, तो प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का अगर मुझे रेशियो लेना है तो प्रॉफिट के सामने 2 और सेलिंग प्राइस के सामने 3। आप मुझे एक बात बताओ, किसी भी वस्तु को आप ना 3 रुपए में बेच दो, आप किसी भी वस्तु को 3 रुपए में बेच दो और आपको 2 रुपए का लाभ हो जाए, तो आप उसे खरीद कर कितने में लाए होगे? 1 रुपए में खरीद कर लाए होगे। भाई आप, ये पेन है, आप 3 रुपए में बेच दो किसी को और 2 रुपए का आपको फायदा हो जाए 3 रुपए में बेचने पर, तो 3 रुपए में बेचने पर 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, तो खरीद कर कितने में लाए होगे? 3 माइनस 2 यानी कि 1 रुपए में। और अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो लाभ कितना है? 2 का, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखते हैं और गुणा 100, ये हो जाएगा 200%। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। देखो, एक तो ये सवाल बचा, एक तो ये सवाल, और दूसरा कौन सा? दूसरा आपका जो मैंने लास्ट में कराया है ये सवाल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना,
बहुत सारे बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, 2 से 3 कर रहे हैं, 1/2 रट्टा मार लो बेटा, जितना तुम्हें रट्टा मारना है ना मार लो। लास्ट में तुम 2 काम करोगे, या तो सवाल को गलत करोगे या फिर मुझे गाली दोगे। अपने आप की गलती नहीं निकालोगे, ये लिखवा लो आज दीपक भाटी से तुम। या तो तुम सवाल गलत करोगे या सवाल गलत करके फिर मुझे गाली दोगे। तुम पता नहीं क्या पढ़ा दिया मास्टर ने। बीप बीप बीप, जितना तुम्हें रट्टा मारना है मार लो। समझो बात को यार, कि 3 रुपए में बेचने पर अगर 2 रुपए का फायदा हो जाए तो खरीदा कितने में होगा सर? 3 - 2 यानी कि 1 रुपए में खरीदा होगा। और लाभ परसेंट बताना है तो 2 रुपए का लाभ, नीचे क्रय मूल्य और गुणा 100 यानी कि 200%। यह सबसे बेस्ट मेथड है इस सवाल को करने का, इससे बेस्ट मेथड नहीं है, मैं आपको बताऊं। चलो एक और मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये सवाल देखिए जरा। ये सवाल देखो बच्चे, जल्दी से सवाल को देखो इसे। सवाल कह रहा है कि 9 रुपए प्रति वस्तु की बजाय अगर 12 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची गई होती, 9 रुपए प्रति वस्तु की बजाय अगर 12 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची गई होती, तो कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच जो अंतर है वो 150 रुपए का होता। तो 150 रुपए का होता। यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 रुपए है तो अर्जित लाभ परसेंट 20% है, तो 21 वस्तुओं का आपको विक्रय मूल्य बताना है, क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि कितनी वो वस्तु है जिनकी वो बात कर रहा है। कितनी वस्तु हैं जिनकी वो बात कर रहा है। देखो, उसने कहा कि अगर मैं 9 रुपए की बजाय 12 रुपए की एक वस्तु देने लग जाऊं, कितने रुपए मैंने इंक्रीमेंट किया है भाई? 9 रुपए की बजाय अगर मैं 12 रुपए में कोई वस्तु देने लग जाऊं तो मैं कितना रुपया ज्यादा में दे रहा हूं? 3 रुपए प्रति वस्तु। 3 रुपए प्रति वस्तु मैं ज्यादा दे रहा हूं। 3 रुपए प्रति वस्तु में ज्यादा दे रहा हूं, एक वस्तु का 3 रुपया मैं ज्यादा ले रहा हूं। और ऐसा करने पर मुझे जो विक्रय मूल्य का डिफरेंस है ना, सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 150 यानी कि 150 रुपीज मिलता है। अगर मैं एक एक आइटम पर 3 रुपए ज्यादा लेने लग जाऊं, 3 रुपीज ज्यादा लेने लग जाऊं, तो मुझे टोटल 150 रुपए का डिफरेंस मिलता है। टोटल बेचने पर 150 का डिफरेंस, अगर मैं एक आइटम पर 3 रुपए ज्यादा लेने लग जाऊं। तो अगर मुझे वस्तुओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ आइटम अगर मुझे पता करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जिसको बोलते हैं, तो वो हो जाएगा 150 रुपए का डिफरेंस। और एक वस्तु यानी कि एक आर्टिकल पर 3, यानी कि आप कहेंगे सर 50 आपके आर्टिकल हो जाएंगे। कितने आर्टिकल हो जाएंगे आपके? 50 आर्टिकल हो जाएंगे। अब आपको पता चल गया कि आपने 50 आर्टिकल 50 वस्तुओं की बात करी है। अब 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य उसने बोल दिया कि भाई साहब 250 रुपए है। 50 वस्तुओं का कितना? 250 रुपए। तो 50 वस्तुओं का बच्चे क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपए। 250 रुपए। 250 रुपए कॉस्ट प्राइस है। एक का कितना होगा? 250। या फिर आप ये देखो, 50 वस्तुओं को उसने 250 में खरीदा होगा, उसने बेचा है 20% के लाभ पर, तो इसका 20% निकालना जरा। 20/100 और गुणा 250, 20 पंजे 100, ये 50 रुपए का लाभ हो गया। तो बेचा कितने में होगा? सेलिंग प्राइस कितना हो गया भैया? 250 और 50, 300 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। कितनी वस्तुओं का? 50 वस्तुओं का। तो 50 वस्तुओं को उसने 300 रुपए में बेचा होगा। कितने वस्तुओं के बारे में कह रहा है? 21 को कितने में बेचा है, बस हो गया सवाल। अगर 50 को 300 में बेचा है तो एक को कितने में बेचा होगा? 300/50 में, यानी कि 6 में। तो 21 को कितने में बेचा है? तो 21 गुणा 6 यानी कि 126 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।
ओके, ये भी अल्टीमेट क्वेश्चन है। पहले तो मैंने ये पता किया कि वो वस्तु कितनी है, नंबर ऑफ आर्टिकल। तो जो आपका एक एक आर्टिकल में 3 रुपए का अंतर आ रहा है, 9 की बजाय 12 में बेच रहा है, ऐसा करने पर विक्रय मूल्य 150 रुपए का डिफरेंस दे रहा है। तो कितने आर्टिकल बेचे होंगे, 150 बटे 3 यानी कि 50 आर्टिकल। तो 50 आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपए सवाल में दिया है, और उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा, तो 250 का 20% यानी कि 50 रुपए के लाभ पर बेचा है। तो कितने में बेचा होगा, 250 और 50 300 में। कितने आर्टिकल को, 50 को। तो एक को कितने में बेचा है, 6 में। 21 का पूछ रहा है, 126 में। ये वो सवाल होते हैं जिनका कोई तरीका नहीं होता, कोई मेथड नहीं होता। जो सवाल नए नए सवाल बनते हैं ना, उनको लैंग्वेज को समझ के ही हमको करना होता है ना। ऐसी उम्मीद कभी भी मत रखना कि जो टाइप हमें क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं इनके बाहर कोई टाइप नहीं आएगा। बच्चे, मैथ्स में कोई टाइप नहीं होता। ये बाहर आवाज आ रही है, इसको बंद कराओ। मैथ्स में कोई टाइप नहीं होता। मैथ्स की लैंग्वेज जैसे ही चेंज की, सवाल को करने का तरीका चेंज हो जाता है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो टाइप्स के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चे। क्या है जरा सवाल में बताएंगे। ठीक है भाई। तो मैथ्स में तो स्पेशली अगर मैं बताऊं ना, नई नई लैंग्वेज के क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलो देखते हैं। यहां से पढ़ो सवाल को, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले यहां से। एक बुनकर 150 रुपए की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है। कोई बुनकर है जो बना रहा है, वो 150 रुपए में एक साड़ी बेचता है दुकानदार को और 25% का लाभ कमाता है। कोई बुनकर है, वो 150 रुपए में दुकानदार को बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। दुकानदार 30% के लाभ पर वही साड़ी ग्राहक को बेच देता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपए में बेचता तो उसका लाभ परसेंट बताओ कितना होता और ग्राहक को कितना रुपया वहां प्रॉफिट हो जाता। अब देखो, ये ऐसे सवाल है जिनका ना कोई तरीका नहीं होता, जिनका कोई मेथड नहीं होता, कोई टाइप नहीं होता, बस बनते हैं सवाल और लैंग्वेज से होते हैं क्वेश्चन। कैसे, जरा देखेंगे भाई। बुनकर ने उसे 150 रुपए में ना बेचा है और 25% का प्रॉफिट कमाया है। बच्चे, 25% के प्रॉफिट से आप क्या समझते हो, 25% के प्रॉफिट से समझते हो आप कि अगर 4 रुपए में खरीदा गया है तो 5 रुपए में बेचा है। भाई यही है। और बुनकर ने बेचा कितने में है, 150 रुपए की कीमत पर बेचा है। तो 5 यूनिट का मान आ गया 150। एक का मान कितना होगा, 150 बटे 5 यानी कि 30 रुपया। तो 4 का मान कितना होगा, 4 गुणा 30 यानी कि 120 रुपए। तो आपकी समझ में एक बात आ गई कि बुनकर का जो क्रय मूल्य है, बुनकर को जो लागत पड़ी है उस साड़ी की, वो 120 रुपए पड़ी है। 120 रुपए बुनकर को वो साड़ी पड़ी है 120 रुपए में। सवाल ने कहा कि भाई साहब, दुकानदार ने 30% के लाभ पर वही साड़ी ग्राहक को बेच दी। तो दुकानदार तो उसे 150 रुपए में खरीद कर लाया था। भाई दुकानदार तो 150 में खरीद कर लाया था। तो दुकानदार ने 150 रुपए के लाभ पर, तो इसका 30% के लाभ पर, तो 30% निकालेंगे, इसका 45 का लाभ हो गया। तो ग्राहक को कितने में वो वस्तु पड़ी है, ग्राहक को पड़ी है 150 प्लस 45 यानी कि 195 में। भाई बुनकर ने बेचा है दुकानदार को, तो दुकानदार तो उसे 150 रुपए में खरीद कर लाया और दुकानदार ने आगे 30% के लाभ पर ग्राहक को बेच दी। तो 150 का 30% निकाला, 45 रुपया। तो ग्राहक को वो साड़ी कितने में पड़ी, 195 में। अब सवाल कह रहा है कि अगर बुनकर भाई साहब डायरेक्ट ग्राहक से डील करें, अगर बुनकर भाई साहब डायरेक्ट ग्राहक से डील करें तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, और ग्राहक को वो उसे 180 रुपए में बेचें, 180 रुपए में।
तो भाई देखो ग्राहक जो है वो दुकानदार से तो खरीद रहा था 195 में, और अगर डायरेक्ट बुनकर से खरीदेगा तो 180 में, तो ग्राहक को 15 रुपए का प्रॉफिट तो यहां हो गया। 15 रुपए का प्रॉफिट ना तो यहां है, ना यहां है, ना यहां है, यही ऑप्शन है। ग्राहक को 15 रुपए का प्रॉफिट तो यही हो गया। और बुनकर को कितने परसेंट का होगा भाई? बुनकर 120 में खरीद रहा है और 180 में बेच रहा है, तो लाभ जो बुनकर का हो गया वो 60 रुपए का हो गया। और परसेंट में निकालना है तो 60 बटा 120 और गुणा 100, तो 60 दूनी 120 और 2 से जाएगा 50 बार, यानी कि जो बुनकर है उसका लाभ 50% हो गया और ग्राहक को भी 15 रुपए बच गए। तो 50% और 15 रुपए, तो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, कल बच्चे जो हम करेंगे, कल हमारा जो चैप्टर है वो डिस्काउंट शुरू होगा। तो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग जरूर जुड़ें इस चैप्टर में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? मैंने पिछले 2 साल का एनालिसिस किया है। 2 साल में अगर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से सवाल बने हैं तो 80%, 70 से 80% क्वेश्चन डिस्काउंट से बने और केवल 30% क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस से बने। तो डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर उस चैप्टर से जुड़े। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।